नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल टीके कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णभूत, अपूर्णभूत और संदिग्धभूत और हेतु मध्यभूत। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, सामान्य भूत किसे कहते हैं, आसन्न भूत किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को कक्षा 10th और 12th के आर्ट्स के सभी विषयों का ऑनलाइन कोर्स कराते हैं और साथ में बिहार बोर्ड से संबंधित हर अपडेट आप लोग के बीच लेकर आते रहते हैं। यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और सभी विषयों का ऑनलाइन नोट्स पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णभूत। पूर्णभूत किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा इस प्रकार है कि क्रिया के जिस रूप में काम का बहुत समय पहले बीत जाने का बोध हो उसे पूर्णभूत कहते हैं। इसका मतलब है कि क्रिया जो है बहुत समय पहले बीत चुकी है, उसी को क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। जैसे मैं पढ़ चुका था, इससे स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया बहुत पहले बीत चुकी है। उसके बाद राम पटना जा चुका था, वे लोग आ चुके थे। इन सभी वाक्यों से यह पता चलता है कि यह काम जो है समाप्त हो चुका है बहुत पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आता है 4 नंबर में अपूर्णभूत। अपूर्णभूत किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु इसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, उसे अपूर्णभूत कहा जाता है। एक बार और मैं बता रहा हूँ कि जो क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति के बारे में कोई पता नहीं चलता है कि यह क्रिया हो रही थी लेकिन समाप्त कब हुई, इसके बारे में कोई पता नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्णभूत। जैसे राम पटना जा रहा था, राम पटना जा रहा था, अब जाने का काम उसका चल रहा था, अब पता नहीं कब पटना में पहुंचा होगा, इसे पूर्ण पता नहीं चलता है, यानी कि पूर्ण समय का बोध नहीं होता है। जैसे तुम मोबाइल चला रहे थे, इसका मतलब हुआ कि कोई है जो मोबाइल चला रहा था और वो ये पता नहीं चल रहा है कि वो मोबाइल चला रहा था तो कितना देर तक चलाया और उसके बाद कब बंद किया। इसी से हमको पता चलता है कि अपूर्णभूत, यानी कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन इसकी समाप्ति का कोई पता नहीं चलता है, इसी को हम लोग कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आता है 5 में संदिग्धभूत। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और इसका सब्जेक्टिव के रूप में भी। चलिए, संदिग्धभूत क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी काम को पूरा होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, यानी कि जो क्रिया बीते हुए समय में किसी काम को पूरा होने में संदेह होता है उसी को हम लोग संदिग्ध भूत कहते हैं।
जैसे राम खा चुका होगा। ये समय बीत चुका है, लेकिन इसमें संदेह है कि पता नहीं राम खाया है, एक मन खाया था कि नहीं खाया था। इससे संदेह प्रकट हो रहा है कि खा चुका होगा, लेकिन पूर्णतः यह पता नहीं चल रहा है कि राम खा ही लिया होगा। चलिए, सीता खेल चुकी होगी, वह घर जा चुका होगा। इन सभी वाक्यों से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन पूर्णतः यह नहीं हो पाई है, यानी कि इसको होने में, पूरा होने में संदेह प्रकट हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूत। सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे होंगे। अब ये पता नहीं चल रहा है कि सर पढ़ा रहे होंगे, सर का पढ़ाई समाप्त हो गया है, होगा कि नहीं होगा, इसका पूर्णतः पता नहीं चल रहा है। इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास बंद हो चुका होगा। इस वाक्य से क्या पता चलता है कि यह काम तो पहले शुरू हो चुका था, लेकिन पता नहीं वो अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि संदेह हो रहा है इसमें। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संदिग्ध भूत कहेंगे। चलिए, लास्ट में आता है हेतु हेतु मध्यभूत। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लें। हेतु हेतु मध्यभूत किसे कहते हैं? जहाँ भूतकाल की क्रिया, भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे? हेतु हेतु मध्यभूत कहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होने का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हेतु हेतु मध्यभूत। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पे देखिए, एक क्रिया है जो दूसरे क्रिया पर निर्भर है। पहला है कि वर्षा का होना, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह प्रथम क्रिया है और ये दूसरी क्रिया है, लेकिन यह जो क्रिया है इस पर निर्भर करता है, यानी कि जब वर्षा होगा तो फसल अच्छा होगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए, अगला है, यदि मेरे पास मोबाइल होता तो मैं भी ऑनलाइन पढ़ाई करता। यदि मेरे पास मोबाइल होता तो मैं भी ऑनलाइन पढ़ाई करता। एक क्रिया के होने पर दूसरे क्रिया का होने का बोध हो रहा है यहाँ पे कि अगर मोबाइल होता तो ये ऑनलाइन पढ़ाई करता। माने एक क्रिया के होने में दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हेतु हेतु मध्यभूत। यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह आता तो मैं जाता, यानी एक क्रिया के होने में दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे हेतु हेतु मध्यभूत। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह व्याकरण वीडियो काल का पार्ट 4 था। इसके आगे हम लोग पार्ट 5 लेकर आएंगे। उसमें भविष्य काल के बारे में जानेंगे कि भविष्य काल किसे कहते हैं, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।